सभी को नमस्कार। संस्कृत प्लस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक पंक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़ीमति होत सुजान। आज का यह सेशन इसी पंक्ति पर केंद्रित रहेगा। इस पंक्ति का अर्थ है कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर बार बार अभ्यास करे तो वह सुबुद्धि यानी बुद्धिमान बन सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। देखिए, आजकल के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के जीवन से संबंधित आज हम एक विशद चर्चा करेंगे। काफी विद्यार्थियों के, परीक्षार्थियों के प्रश्न होते हैं कि हमने परीक्षा की अच्छी तैयारी की, उसके बाद में भी सफलता नहीं मिली, हमारा भाग्य खराब है। तो इसी प्रसंग को लेते हुए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लो कि किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, ताकि आपके प्रतिशत के हिसाब से आप सही इसको समझ पाए। किसी एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, तो उस 100 स्टूडेंट्स में इन 100 स्टूडेंट्स में 25% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल नाम मात्र के परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। उन्होंने फॉर्म तो भरा, एग्जाम में फॉर्म तो भरा, लेकिन परीक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने परिवार में, अपने घर पर, अपने समाज, मोहल्ले, गली और गांव में केवल यह कहते हुए मिलेंगे आपको कि मैंने फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का या रीट का फॉर्म भरा है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन वास्तविकता में उस एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी नाम मात्र का उसने फॉर्म भरा है और केवल दुनिया में प्रचार करते हुए घूम रहा है। यानी इस व्यक्ति का, इन 25% लोगों का तैयारी करने का कोई मानस नहीं है। और यही लोग ज्यादातर अफवाह उड़ाते हैं कि आजकल के इस परिप्रेक्ष्य में पेपर्स आउट हो रहे हैं या धांधली हो रही है, इस कारण से सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो वो यही लोग हैं। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट 25% लोगों की, जो कैसे हैं, जो जो भी मिलेगा इन लोगों को, उन लोगों के सामने वो अपने दुखड़े गाते रहते हैं। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं इस बीमारी से ग्रसित हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं, मुझे गुरुजी ठीक नहीं मिले, मैंने कोचिंग नहीं की, मेरे पास में पढ़ने का कंटेंट नहीं है। इस प्रकार के रोजने रोने वाले लोग हैं, वो इस 25% इस कैडर में है। और ऐसे लोगों को जब भी मैं ऐसे कहते हुए सुनता हूं, ऐसे परीक्षार्थियों को जो इस प्रकार के रोजने रोते हैं, तो मुझे हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उनकी कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। वो कहते हैं कि ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, ओ मेजों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, ये दर्द तुम्हारा नहीं है सिर्फ, ये सबका है। सबने पाया है प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं। तो अगर आपके भी जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो आपको उन समस्याओं से उबर कर बाहर आना पड़ेगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाहर किसी सामान्य व्यक्ति के पास में जाकर के अपने रोजने रोने से या अपनी समस्या बताने से उनका समाधान नहीं निकलने वाला। यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आपको स्वयं को ही करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। तो आपके पास में दो कैडर हो गए। एक तो हो गया जो केवल नाम मात्र की फॉर्म भरेंगे, और दूसरा यह है जो अपने जीवन के दुख दूसरों के सामने गाते रहते हैं। देखिए, इसके बाद में कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ परीक्षार्थी ऐसे होंगे जो अगले 25% कैडर में आएंगे, और इनकी विशेषताएं ये हैं कि ये एग्जाम का फॉर्म भी भरेंगे, मेहनत भी करेंगे, अच्छी तैयारी भी करेंगे, लेकिन इनका तैयारी करने का तरीका कुछ यूनिक है। जैसे पाठ्यक्रम के कुछ 3-4 बिंदु, जैसे किसी पाठ्यक्रम में, किसी वैकेंसी या किसी भर्ती एग्जाम के पाठ्यक्रम में 20 बिंदु है, तो उन 20 बिंदु में केवल 4-5 बिंदुओं को इतनी गहनता से पढ़ेंगे कि उन पर पूरा रिसर्च कर लेंगे, उन पर पीएचडी कर लेंगे, और जहां पर भी बैठेंगे, जिनसे भी मिलेंगे, वहां पर अपना पांडित्य प्रदर्शन करेंगे। जैसे मान लो कि आप संस्कृत व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें, तो इस सिलेबस में किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ को वो लेंगे, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम या नीति शतक या श्रीमद् भगवत गीता का कोई अध्याय लेंगे, उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, और जहां भी बैठेंगे वहां पर उस ग्रंथ से संबंधित चर्चा करेंगे, और लोगों को यह आभास करवाएंगे कि यह व्यक्ति उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और
जब तैयारी करने के बाद में वो एग्जाम देगा, तो ये तो आपको भी पता है कि अगर 20 बिंदुओं में से अगर कोई व्यक्ति 5 बिंदुओं को अच्छे से तैयार कर ले, तो मुश्किल से उसके 150 प्रश्नों में से मुश्किल से 30-35 प्रश्न ही सही होंगे, बाकी सारे प्रश्न उसके गलत जाने हैं। और वह व्यक्ति बाद में क्या प्रचार करेगा? वह कहेगा कि मैंने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन परीक्षाओं में धांधली चलती है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ। अब लोगों की नजर में भी उनको ऐसा ही आभास होता है कि वास्तव में उस दिन उनसे चर्चा की तो श्रीमद् भगवत गीता का, विज्ञान शाकुंतलम का या किसी अन्य ग्रंथ का इनको अच्छा नॉलेज था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन उनका जो तैयारी करने का तरीका था वो ठीक नहीं था, उन्होंने मेहनत की लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं की। क्लियर है? अब आगे आइए, ये 3 कैडर हो गए। अब देखिए चौथा कैडर कौन है। फिर आते हैं 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म भरेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, मेहनत अच्छी करेंगे, यानी उन्होंने सारा कंटेंट अच्छे से तैयार कर लिया है। सारा कंटेंट अच्छे से तैयार करने के बाद में जब वो एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम हॉल में वो घबरा जाते हैं, या फिर यूं कहें कि जो उन्होंने कंटेंट तैयार किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेक्टिव और सिस्टमेटिक कंटेंट उन्होंने पढ़ा, लेकिन उस पढ़े हुए नॉलेज को वहां पर एग्जाम हॉल में अप्लाई नहीं कर पाए। इस कारण से उनका पेपर खराब हो गया। उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी ठीक था, लेकिन अंत समय में जब वो एग्जाम देने के लिए हॉल में बैठे, वहां पर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, और उन्होंने जो प्रश्न उनको याद थे या कंटेंट जो समझ में था, उसको उन्होंने वहां पर अप्लाई करने में समस्या का सामना फेस किया, या उनको समस्याएं आई, या ये कहे कि जो नियम उन्होंने याद किए थे एग्जाम्स के दौरान या थ्योरी पढ़ी है, उसको वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इस कारण से उनका पेपर बिगड़ गया और उनको अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो वास्तव में सही तरीके से मेहनत करते हैं, वो इसी वर्ग में है, इस 20% वाले वर्ग में है। मैं बात करता हूं लास्ट बचे हुए जो अपने 5% स्टूडेंट्स जो बच गए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, लास्ट आप जब बात करेंगे इन 100 स्टूडेंट्स में, तो लास्ट में क्या बचा? 5% स्टूडेंट्स जो सफल होते हैं, उनकी विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो फॉर्म भरने के बाद में किसी के सामने प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल गलियों में हतोत्साहित करने वाले बहुत सारे लोग घूमते हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो फॉर्म भरने के बाद में प्रचार नहीं करेंगे कि मैं फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो किसी को बता देंगे तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ये कैसे भी सफल नहीं हो, ऐसा प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो 5% लोग हैं जो सफल होते हैं, वो आराम से अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने के बाद में अपना पाठ्यक्रम उठाएंगे, जो जिस वैकेंसी के लिए आरपीएससी ने या अन्य बोर्ड ने पाठ्यक्रम जारी किया है, उस पाठ्यक्रम को लेकर के उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सिलेक्टिव और सिस्टमेटिक कंटेंट लेंगे। सिलेक्टिव और सिस्टमेटिक कंटेंट लेने के बाद में वो क्या करेंगे कि अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, और अच्छी मेहनत करने के बाद में अच्छे प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपना पूर्व में अभ्यास करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि युद्ध भूमि में मरने से अच्छा है कि आप वहां लहू बहाने से अच्छा है कि आप शांति काल में अपना पसीना बहाएं। मेरा अभिप्राय यह है कि आप एग्जाम, मूल एग्जाम, मुख्य एग्जाम देने से पहले आप उसी की तरह की अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना अभ्यास कर लेते हैं, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो 5% लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये सफल होते हैं, वो इसी प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं। वो सबसे पहले अपना सिस्टमेटिक सिलेबस लेंगे, सिस्टमेटिक कंटेंट और सिलेक्टिव कंटेंट लेंगे, उस अच्छी मेहनत करेंगे। अच्छी मेहनत करने के बाद में नियमित रूप से वो टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने के बाद में वो अपना एग्जाम देने जाएंगे, तो वहां एग्जाम हॉल में न तो उनका कोई कॉन्फिडेंस लूज होगा, नहीं उनको और कोई डर लगेगा, और वो आराम से अपना पेपर हल करेंगे और निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से उनको एक फायदा और होता है। वो फायदा ये है कि जैसे मान लो कि उन्होंने किसी एक टॉपिक को तैयार किया, एक टॉपिक को तैयार करने के बाद में उस टॉपिक का उन्होंने पहला टेस्ट दिया, पहला टेस्ट देने के बाद में उसको आभास हो गया कि मुझे कौन कौन से बिंदु में मुझे समझ में नहीं आ रहा,
तो वहां पर उस टॉपिक के उन बिंदुओं पर वो और फोकस करेगा, और ऐसे करके 3-4 टॉपिक टेस्ट देने के बाद में वो टॉपिक उसके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जब एग्जाम हॉल में वो बैठेगा तो उस टॉपिक से संबंधित उसको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से अपने पास में ये 5 कैडर तैयार हो गए स्टूडेंट्स के। अब आप खुद फैसला करें कि आप कौन से कैडर में हैं, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, या पांचवे में है। क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप स्वयं ही कहने लग जाएंगे कि वास्तव में इन चीजों से, इन फेज से लोग गुजरते हैं, और वास्तविक फेज यही है, हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस ग्रुप को लेकर के है। इन्होंने बेचारों ने अच्छे तरीके से फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में पाठ्यक्रम उठा करके सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ा, अच्छी मेहनत की, लेकिन मेहनत करने के बाद में उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, यानी उन्होंने पहले अभ्यास नहीं किया। मैंने इस आज के इस सेशन को प्रारंभ करने से पहले आपको एक पंक्ति बताई थी कि करत करत अभ्यास के जड़ीमति होत सुजान, कि अगर कोई एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, यानी एक अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी बार बार अभ्यास करे तो एक निश्चित टारगेट पे पहुंच सकता है, वो सुबुद्धि हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। तो अब जरूरत है आपको केवल बार बार अभ्यास करने की। आप अगर परीक्षा से पहले ही अगर अभ्यास कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए, जब मैंने तैयारी की थी तो मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। जो ये 5% लोग हैं ना, ये 5% लोगों के पीछे काफी लोग इसलिए घूमते हैं कि जब वो तैयारी करते हैं तो वो नहीं चाहते उनके पड़ोसी या उनके दोस्त कि ये भी आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनको प्रोत्साहित करने में लग जाते हैं, कि या तो ये कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है, या इसकी हम तैयारी नहीं कर सकते, या फिर यूं कहेंगे कि आप तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, या फिर ये कहेंगे कि अपनी जो पढ़ाई का लेवल है वो ठीक नहीं है। ऐसे करके विभिन्न प्रकार की वो बातें करके ये कहना चाहेंगे कि हम इस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, या इस कंपटीशन को हम फाइट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये कहूंगा कि जो आपको हतोत्साहित करते हैं उन व्यक्तियों को आप ये 2 पंक्ति जरूर कहना, या कहे नहीं तो अपने मन में ये भाव जरूर लाना। लेकिन ये भाव तभी आने चाहिए कि आप इस ग्रुप में हैं और निश्चित रूप से आपके पांव धरातल पर हैं, आप पूरे मनोयोग से सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्टिव कंटेंट आपके पास में है, आपने सिस्टमेटिक तरीके से अभ्यास किया है, उसके बाद में आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ऐसी स्थिति में आप उन पंक्तियों को कह सकते हैं। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि तेरी तर्कस में जितने तीर है तू चलाकर देख ले। अगर कोई आपको हतोत्साहित करे और आपके पांव धरातल पर है, आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो ये पंक्तियां जरूर कहिएगा कि तेरी तर्कस में जितने तीर हैं तू चलाकर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे शतरंज के हर खाने में वजीर सजाकर देख ले। अगर वास्तविकता में आप इस वर्ग में हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं, संस्कृत प्लस भी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, और मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मैं ये टेस्ट सीरीज ही इसका प्रमोशन नहीं कर रहा कि आप यही टेस्ट सीरीज ले। आप किसी भी संस्थान से, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां से टेस्ट सीरीज लेकर के आप अभ्यास जरूर करें, यही मेरा मेन मोटो है। क्लियर है? देखिए, जो अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रखी है, संस्कृत व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड, इसके लिए जो संस्कृत प्लस परिवार है वो भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है। सबसे विशेष बात यह है इस टेस्ट सीरीज की कि ये और टेस्ट सीरीज है उनसे यूनिक है। और यूनिक क्यों है? देखिए, इसकी पहली विशेषता तो ये है कि इसकी जो प्राइस रखी है वो बिल्कुल न्यूनतम प्राइस रखी है, यानी केवल छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। एक सामान्य स्टूडेंट भी इसको क्या है, अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सामान्य, जो बिल्कुल सामान्य परिवार से आता है, आर्थिक स्थिति उसकी ज्यादा ठीक नहीं है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। दूसरी बात यह है कि इस टेस्ट सीरीज को जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उस पर आधारित रखा है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड रखा है, और इसका जो कंटेंट है वो सिलेक्टिव और सिस्टमेटिक है। जैसे मान के चलिए कि आपने संज्ञा प्रकरण स्टार्ट किया, तो संज्ञा प्रकरण से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको सिलेक्टिव प्रश्नों को एक सिस्टमेटिक तरीके से इस टेस्ट सीरीज में लिया गया है।
दूसरी बात ये है कि इसको समय सारणी के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट में डिजाइन किया गया है। वो इसलिए किया गया है, जैसे मान लो कि जो अपनी मेहनत है, मेहनत के साथ में आपकी निरंतरता भी होना जरूरी है। जैसे मान लो कि आपने एक महीने में 20 दिन अच्छे से पढ़े, 10 दिन आप नहीं पढ़े, तो ये कंटिन्यूटी टूटने की वजह से भी असफलता आपके हाथ लग जाती है। तो आपको हमेशा कंटिन्यूटी का विशेष ध्यान रखना है। तो जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक वाइज तैयार करके एक समय सारणी में बांधने का प्रयास किया है, ताकि आप प्रत्येक बिंदु का बहुत गहनता से अध्ययन करके उसका अभ्यास करिए कर सके। तो देखिए वो जो समय सारणी है वो आपको मैं बता देता हूं कि जो संस्कृत व्याख्या टेस्ट सीरीज का सिस्टमेटिक प्लान क्या है, इसका कैलेंडर क्या है, जो कौन से ऐप पे मिलेगी आपको, संस्कृत प्लस ऐप पर मिलेगी। देखिए अभी आज 22 तारीख है, 22 नवंबर है, तो 22 नवंबर को ही इसे लॉन्च किया जा रहा है। आज से ही इसका पहला टेस्ट है, संज्ञा प्रकरण का वो प्रारंभ हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक टॉपिक के कितने टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट होंगे। और मैं ये मानता हूं कि आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी करके अगर किसी टॉपिक पर 5 टेस्ट दे लेते हैं, तो उसके बाद में गलती होने की गुंजाइश शून्य हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़ेगा कि इस टॉपिक से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो मैं आराम से कर सकता हूं। दूसरी बात यह है कि आप प्रश्नों की प्रकृति भी समझ पाएंगे कि संस्कृत में लिखा हुआ प्रश्न है, इसका क्या अर्थ होगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ 22 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक इसके बीच में 5 टेस्ट टॉपिक यानी संज्ञा प्रकरण पर लॉन्च किए जाएंगे। उनको आप अगर आज से ही ज्वाइन करते हैं तो रोज आप एक टेस्ट दे करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, या फिर मान लो कि आप आज इसको नहीं लेते हैं और बाद में इसको देखना चाहें तो आप एक साथ भी इन टेस्टों को ले सकते हैं। ये आपकी सुविधा अनुसार है, संस्कृत प्लस ऐप पर अपनी सुविधा अनुसार रहेगी, जब चाहे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन मैं तो यही आपको सुझाव दूंगा कि आप जितना जल्दी आप इससे जुड़ जाए वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि रोज आप एक टेस्ट देंगे तो आपकी निरंतरता बनी रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। फिर देखिए 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक संधि प्रकरण पर भी टॉपिक टेस्ट होंगे, वो भी कितने हैं, 5 हैं। और इस टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि जो इनमें जो टॉपिक टेस्ट होंगे उनसे जो पहला टेस्ट है वो पहला टेस्ट पिछले 15 सालों में आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संकलित किए हुए हैं। यानी जो पहला टेस्ट है उस पहले टेस्ट में आरपीएससी ने पिछले 15 साल में जितने प्रश्न पूछे हैं उस टॉपिक के, उन प्रश्नों को संकलित किया गया है, उन्हीं का वो टेस्ट होगा। तो आपको अलग अलग पेपर देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि पिछले साल कौन सा पेपर आया था, पीवाई क्यूज देखते हैं ना, वो देखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको इस पहले टेस्ट में आपको मिल जाएगा। फिर देखिए आप 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक समास प्रकरण पर, फिर दिसंबर में 13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक द्वितीय प्रकरण पर, फिर शब्द रूप, धातु रूप, और फिर देखिए आपने सबको अलग अलग पढ़ लिया, इनका टेस्ट भी दे लिया, आपके समझ में भी आ गया, तो आप इनका रिवीजन कब करेंगे। तो रिवीजन के लिए एक डेट भी डिसाइड की है कि 5 जनवरी को एक पढ़ने के बाद में उक्त सभी का आप क्या करेंगे, रिवीजन करके इन सभी बिंदुओं का एक साथ टेस्ट दे पाएंगे। और वो टेस्ट कैसा होगा, फुल टेस्ट होगा। इन सारे टॉपिकों को हम सम्मिलित करेंगे ताकि आपके जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको आप जोड़ पाए, उसको आप रिवाइज कर पाए। क्लियर है, आगे देखिए। आगे देखिए फिर ये एक फुल टेस्ट होने के बाद में आगे कैलेंडर के अनुसार जनवरी में 7 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक अव्यय का, फिर छंद का, अलंकार का, कारक शुद्धि संशोधन, और उसके बाद में अब तक जितने आपने बिंदुओं पर टेस्ट दे लिए हैं उनका एक फुल टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा ताकि आपका रिवीजन उसमें होता रहे। इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु को हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से एक समय सारणी में बांधने का प्रयास किया है। देखिए इस प्रकार से सारे बिंदुओं का टेस्ट होने के बाद में लास्ट में जो फुल टेस्ट होंगे वो फुल टेस्ट कितने होंगे, जो बीच में टेस्ट आ गए उनके अतिरिक्त 5 फुल टेस्ट और होंगे, जिसमें पाठ्यक्रम के सभी बिंदु सम्मिलित रहेंगे। और लास्ट में जैसे कई बार ये होता है ना कि एग्जाम हॉल में पढ़े हुए नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए, तो ऐसी भय वाली स्थिति से बचने के लिए
जो संस्कृत प्लस ऐप है वहां पर आपके लिए रियल निश्चित समय पर प्रॉपर एग्जाम की तरह एक रियल एग्जामिनेशन भी आपका होगा। उसके लिए 5 मॉक टेस्ट डिसाइड किए गए हैं जिनका समय निर्धारित होगा, और समय जो प्रतिभागी हैं उन प्रतिभागियों से परामर्श करके डिसाइड करेंगे कि कौन सी डेट पर कौन से समय पर उनके लिए सूटेबल रहेगा। उसके अनुसार रियल 5 मॉक टेस्ट भी उनके होंगे। ये इस टेस्ट सीरीज की समय सारणी थी। अब चलते हैं हमारे प्रीवियस पेज पर। प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी ताकि आप उनका बाद में भी कभी अगर ऑफलाइन भी रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक के 5-5 टेस्ट होंगे, आपने देख लिया समय सारणी में। और फुल टेस्ट इसके 11 होंगे, जो बीच बीच में टेस्ट आ गए इसके अतिरिक्त भी टेस्ट होंगे। और मॉक टेस्ट होंगे वो रियल टाइम 5 मॉक टेस्ट होंगे, इसके 5 मॉक टेस्ट होंगे। और सबसे बड़ी विशेषता इस टेस्ट सीरीज की यह है कि संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किए हुए विषय विशेषज्ञों द्वारा यह टेस्ट सीरीज का जो कंटेंट है वो तैयार किया गया है। आइए मैं आपको जो हमारे मेंटर्स हैं उनसे मिलवा देता हूं। देखिए, आप हैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, और आप संस्कृत जगत से पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं, यानी पिछले 15 साल से आप संस्कृत का अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं का एक लंबा अनुभव रहा है। आपने पहले प्रथम प्रयास में ही तृतीय श्रेणी परीक्षा, फिर द्वितीय श्रेणी, फिर व्याख्याता, संस्कृत व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के पद पर इन्होंने काम किया, और वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के पद पर कार्यरत हैं। और देखिए, जो दूसरे मेंटर्स हैं आप शायद जान पा रहे हैं कि ये यही व्यक्ति है जो अभी बोल रहा है, ये मेरा ही छाया चित्र है। और मेरी भी जर्नी कुछ इसी प्रकार की रही। मैं पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पद पे था, फिर मैंने डॉक्टर अरविंद जी सर हैं उनकी तरह ही तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता पद पर रहते हुए अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के पद पर कार्यरत हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो सफलता है उस सफलता में अगर हमारा 1% भी अगर योगदान रहता है तो मुझे इसके लिए खुशी होगी, और आज का सेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। धन्यवाद।